अच्छा जी, हम भैया हो गए। वो जल भुनकर बोला। और वो राजकुमार तेरा कौन है? उसके पास रात रात भर रहे तो तेरी माताजी नाराज नहीं होती और हमारे जरा रोकने से नाराज हो जाएंगी। वो ये कहता हुआ मेरे बिल्कुल करीब आ गया था। उसकी आंखों में शैतान नाच रहा था और मैं दिल ही दिल में सहमी जा रही थी। इत्तेफाक से कुछ दूर आहट हुई तो प्रताप सिंह चला गया, वरना उस दिन राम जाने वो पापी क्या कर गुजरता। मैंने ये बात किसी से नहीं कही। मैंने सोचा अगर कहूंगी तो मेरी बदनामी होगी। हाँ, अलबत्ता मैं बहुत एहतियात करने लगी थी। मैं ज्यादा देर तक राजमहल में भी नहीं रुकती थी। कई बार राजकुमार ने मुझसे शिकायत की, मगर मैं हंसकर टाल गई थी। प्रताप सिंह मेरे पीछे पड़ गया था। ना मालूम वो कैसे समझ लेता था कि आज मैं राजकुमार से मिलने जाऊंगी। कई बार मैंने राजकुमार को प्रताप सिंह की हरकतों के बारे में बताया। वो बहुत नाराज हुआ कि मैंने ये बात पहले क्यों ना बताई। फिर हम बहुत देर तक इस मुसीबत से बचने के लिए तदबीरें सोचते रहे, लेकिन बज़ाहिर कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी। राजकुमार अपने रिश्ते की बात इसलिए नहीं कर सकता था कि हमारी उससे रिश्तेदारी थी। ऐसी सूरत में शादी हो ही नहीं सकती थी। मैंने अपने प्रेमी से साफ शब्दों में कह दिया था, मैं जान दे दूंगी मगर अपने शरीर को किसी गैर के हाथ नहीं लगने दूंगी। मगर तकदीर की खराबी मेरे इरादों का मजाक उड़ा रही थी। एक माह बाद मेरा लगन तय हो गया। इत्तिफाक से मेरा होने वाला पति लगन के समय वतन वापस आ गया। अभी तक हमारे खानदान वालों ने बर नहीं देखा था, इसलिए दुल्हा को लगन के समय रियासत में तलब किया गया, मगर कायदे के मुताबिक वह हमारे घर नहीं ठहर सकता था। इसलिए प्रताप ने दुल्हा वालों को अपनी हवेली में ठहराया। प्रताप सिंह की उन लोगों से जान पहचान थी। मैंने रो रो कर अपनी जान हलकान कर ली थी। मेरा शरीर पीला पड़ गया था, मगर घर वालों ने इस बात को आम लड़कियों का दुख समझा। उधर राजकुमार गम से दोहरा हो गया था। वो अपनी जबान से कुछ भी नहीं कह सकता था, मगर अपने सामने अपनी रियासत से मेरी डोली उठते देखना नहीं चाहता था। उसने मुझसे कह दिया था, मैं जरूर कोई तदबीर करूंगा। बस इसी बात से मेरी हिम्मत बंधने लगी थी। लगन का समय आ गया। दूल्हा वाले काफी दूर से आए थे। वो लोग दोपहर को आकर प्रताप सिंह की हवेली में ठहर गए। शाम को सब लोग इकट्ठे हो गए और बड़ी धूमधाम से लगन हो गई। कायदे की रूह से एक रात के लिए मेरी रुखसती कर दी गई। दूल्हा वालों ने प्रताप सिंह की हवेली को ही मेरी सुहागरात के लिए मुनासिब समझा। ये काफी बड़ी हवेली थी। उसमें एक कमरा मेरे लिए सजा दिया गया। रात को बहुत देर तक प्रताप सिंह की बहनें और गांव की दूसरी लड़कियां मुझे छेड़ती रहीं। मेरी आंखों से आंसू बंद न होते थे। बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी। अब मैं राजकुमार की तरफ से भी मायूस हो गई थी। अब हो भी क्या सकता था, मैं पराई हो चुकी थी। और आज रात के बाद मैं इस काबिल ही कहाँ रहूंगी कि राजकुमार को मुंह दिखा सकूं। मैंने अपने मन में सोचा। फिर मैंने एक भयानक फैसला कर लिया। मैंने तहिया कर लिया था कि सुबह को घर जाकर खुदकुशी कर लूंगी। अगर मैं उस वक्त दुल्हन बनाकर कमरे में बंद न कर दी गई होती तो उसी समय खुदकुशी कर लेती। मेरा पति वाकई बहुत सुंदर था। मैंने लगन के समय उसकी एक झलक देखी थी। उस वक्त मुझे आंसू बहाने से ही फुर्सत कहाँ थी। बस एक दो मिनट को थक कर चुप हो गई थी। बाहर विलायत में रहकर पति को शराब पीने की आदत पड़ गई थी, और जब यहां उनकी प्रताप सिंह से मुलाकात हुई तो वो जानकर बहुत खुश हुए कि उन्हें एक बेहतरीन साथी मिल गया है। प्रताप सिंह उनसे 4 हाथ आगे निकला। ये दोनों हुजला उरूसी के बराबर वाले कमरे में बैठकर शराब पी रहे थे। दूल्हे ने यह कमरा इसीलिए चुना था कि बारात वालों को उसकी बुराई का पता न चल सके। फिर उसने ये भी सोचा होगा कि वहां से चुपचाप दुल्हन के पास चला जाऊंगा। तमाम दिन और आधी रात तक बैठे बैठे मेरा शरीर पोड़े की तरह दुख रहा था। मजबूरन जरा देर के लिए मैं सहरी पर लेट गई। जेवरात, भारी कपड़ों और फूलों की वजह से मैं बहुत थक गई थी। मुझे लेटते ही नींद आ गई थी। ना मालूम किस वक्त मेरी आंख खुली, मगर इतना मालूम था कि रात काफी बीत चुकी थी। कमरे में घुप अंधेरा था और कोई मेरे शरीर पर झुका हुआ था। मैंने सोचा कि पतिदेव को अब मौका मिला है और वो मेरी दुनिया बर्बाद करने आ गए हैं। जब मैं बिल्कुल ही बेबस हो गई तो रूहानसी होकर बोली, भगवान के लिए मेरी 2 बातें सुन लो। मैं तुम्हारे सामने अपने पाप का इकरार करती हूँ। हालांकि मेरा शरीर गंगा की तरह पवित्र है, मगर मेरी आत्मा गंदी हो चुकी है।
अब मैं एक आत्मा दो आदमियों को कैसे दे सकती हूँ? मैं राजकुमार गौतम से प्रेम करती हूँ। उसका प्रेम मेरी नस नस में रच बस चुका है। मैं उसके बगैर एक पल नहीं रह सकती। मैं चाहती तो ये शरीर भी गंदा हो जाता, मगर हमने प्रेम किया है, सच्चा प्रेम। हमारे प्यार में गंदगी नहीं थी। राजकुमार ने भी मेरे शरीर को छूने की कोशिश नहीं की, मगर अपनी आत्मा की तरह मैं इस शरीर को भी उनकी अमानत समझती हूँ। क्या तुम इस बात पर भी मुझे स्वीकार कर लोगे? ये मेरा आखिरी हथियार था। उस समय उसने फिर से कमरे में रोशनी कर दी और मैं अपने दुल्हा को देखकर चीख मारकर बेहोश हो गई। ये प्रताप सिंह था। जब मैं होश में आई तो उस पाखंडी ने बड़े घमंड से कहा, देखा राधा रानी, हम ना कहते थे हमसे बचकर जाओगी कहाँ? जाओ अपने राजकुमार को बुलाओ और मुझे सूली पर चढ़ा दो। ये अपने शराबी पति से शिकायत कर दो जो साथ वाले कमरे में बेसुध पड़ा है। मेरे ऊपर कयामत गुजर चुकी थी। शायद पतिदेव को भी अपनी गलती का इल्म हो गया था। वो सुबह ही नाश्ता किए बगैर चले गए। उसके चले जाने से रियासत में बड़ा चर्चा हुआ। उसके साथी भी फौरन ही रवाना हो गए थे। तीसरे दिन हमारे घर में कोहराम मच गया। उस दिन इत्तला आई कि पतिदेव ने गंगा में डूबकर खुदकुशी कर ली है। रोना पीटना रात तक होता रहा और जब सब लोग थक हार कर सो गए तो मैंने उसी रात को जहर का प्याला पी लिया। राधा अपनी दास्तान सुनाकर रहम तलब नजरों से मेरी तरफ देखने लगी। मैंने एतराज करते हुए कहा, यह कैसे मुमकिन है कि तुम लोग मर गए और फिर अब जिंदा हो? यह सब कुछ मुमकिन है बाबूजी, राधा ने होंठ भींच कर कहा। अब तुम मुझसे क्या काम लेना चाहती हो वो भी बता दो। मैंने दूसरा पहलू इख्तियार किया। इन बातों का जवाब आने वाला वक्त देगा, पूरी सरार अंदाज में राधा ने कहा। गाड़ी फिर रुकने के लिए आहिस्ता हो रही थी, इसलिए मैंने भी उसे मजीद कुरेदने की कोशिश नहीं की। गाड़ी एक जंक्शन पर रुकी। पहली बार बड़ा स्टेशन देखकर मुझे कदरे खुशी हुई। प्लेटफॉर्म पर उतरकर मैंने बुक स्टॉल का रुख किया और चंद किताबें और मैगजीन खरीद लाया। यहाँ ट्रेन जमकर रह गई थी। अब दोपहर हो चुकी थी, इसलिए हमने खाने से फरागत पाई ताकि कोई परेशानी ना हो। डब्बे में अब रश काफ़ी कम हो गया था। ताहम ये बड़ी बोगी थी, इसलिए हमारे करीब कोई नहीं था। हम आज़ादी से बातचीत कर सकते थे। लेकिन उस वक्त बातों से ज़्यादा मुताले में लुत्फ आ रहा था। राधा के लिए हिंदी का रिसाल ले आया था और वो उसके मुताले में लग गई थी। ट्रेन उस जंक्शन से चली तो वाकई पैसेंजर ट्रेन बन गई। हर स्टेशन पर आने जाने वालों की भीड़ लग रही थी, इसलिए कानपुर तक मैं राधा से कोई बात न कर सका। हम लोग एक दूसरे की तरफ मायनाखिस निगाहों से देख देख कर रह गए। कानपुर अभी दूर था। एक बार फिर हम डब्बे में तन्हा रह गए और ज़रा देर बाद मैंने बदली हुई राधा को देखा। अब वो तमाम लिबास और जेवरात उतार कर मगरबी तर्ज का लिबास ज़ेबतन कर चुकी थी। पहली बार मैंने उसके मॉडर्न बाल देखकर इंतहाई हैरत का मुशाहिरा किया। ये उसका तीसरा रूप था। कानपुर स्टेशन पर ट्रेन रात को 9 बजे लगी। चूंकि ट्रेन 2 घंटे लेट हो गई थी, कुलियों से सामान उतरवाकर हम बाहर आए। राधा स्टेशन के बाहर गौर से कुछ तलाश कर रही थी। जब हम टिकट गेट से बाहर आए तो एक लंबा पुल पार करके उस तरफ आ गए जहां रिक्शे और टैक्सियां खड़ी थी। अब मैं राधा के इख्तियार में था, इसलिए अपनी तरफ से मैंने कोई पहल नहीं की। 2 मिनट गुजरे थे कि एक लंबी सी स्याह रंग की गाड़ी हमारे करीब आकर रुकी। बूढ़ा ड्राइवर बाहर आया और राधा बेटी कहकर हमारी तरफ बढ़ा। उसे देखकर राधा के चेहरे पर रौनक आ गई थी। उसने आगे बढ़कर कहा, आ गई बनवारी चचा? हाँ बेटी, रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? फिर मेरी तरफ मुड़कर बोला, अरे भला कुंवर साहब की मौजूदगी में हमारी बेटी को क्या कष्ट हो सकता है? घर पर सब राजी खुशी तो हैं? राधा ने कार में बैठकर पूछा। मैं उससे पहले बैठ चुका था। हाँ हाँ बेटा, सब तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। उस दिन तुम्हारे पिताजी कह रहे थे कि राधा बस आने ही वाली है। उसका तार तो आ गया है, फनी कौन बस खत्म हो गया होगा। फनी कौन? मैंने और राधा ने एक साथ कहा। बूढ़ा ड्राइवर जरा सटपटा सा गया, फिर बोला, अरे कमबख्त, याददाश्त बहुत खराब है। बुढ़ापा है ना, शायद यही कहा था, या कुछ और भी। वो तुम लोग शादी के बाद क्या मनाते हो? अब हम समझे कि ये बड़े मियाँ हनीमून को फनी कौन कह रहे थे। हम लोग उसकी सादगी पर बेख्तियार मुस्कुरा दिए। कार बाजारों से गुजर रही थी और भीड़ होने की वजह से रफ्तार बहुत सुस्त थी। उसी दौरान राधा ने सरगोशी में कहा, देखो वहाँ किसी से ज़्यादा बातें मत करना। मैं अपने बारे में बताऊं, मैं कुछ दिन पहले लंदन से तालीम पाकर लौटी हूँ।
और हमारी शादी को सिर्फ 2 हफ्ते हुए हैं। यहाँ मेरा मेकर तुम्हारा ससुराल है। इस जन्म में तुम्हारी 2 सालियाँ और 2 साले हैं। तुम रामपुर के रहने वाले हो और तुम्हारा नाम गौतम बाबू है। तुम्हारी सास का इंतकाल हो चुका है। दोनों सालों की शादी हो चुकी है और बड़ी साली शीला की मंगनी तय पा चुकी है। मैंने तफसीलात जहन नशीन कर ली और फिर हम लोग खामोशी से सफ़र तय करते रहे। शहर से कुछ दूर निकलते ही गोमती नदी का खूबसूरत और लंबा पुल आ गया। उस पुल को पार करते हुए मैंने गोमती के किनारे मंदिर और शमशान बने हुए देखे और बहुत से स्नान घाट भी थे जहाँ पुख्ता सीढ़ियाँ और फर्श बने हुए थे। आबादी का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ था, मगर 10-15 मिनट तक गाड़ी फर्राटे भरती रही थी। यहाँ तक कि बड़ी बड़ी कोठियों का इलाका आ गया था, मगर उस तरफ की आबादी घनी नहीं थी। कोठियों के दरमियान काफ़ी कतात खाली पड़े थे। उन कोठियों के सामने जंगलात का सिलसिला दूर तक फैला हुआ था। बहुत से खेतों में मुख्तलिफ फसलें खड़ी थी। एक तरफ पुख्ता और नीम पुख्ता छोटे मकानात का सिलसिला भी था। राधा के घर वालों से मुलाकात हुई तो दिल खुश हो गया। सभी तालीम याफ्ता और बुलंद इखलाक लोग थे। हर शख्स से घुल मिलकर बातें करना चाहता था और अपने अपने तौर पर खातिर मदारात कर रहे थे। राधा की बहनें राधा की तरह खूबसूरत और सलीकामंद थीं। वो बड़े अदब व एहतराम से मिली। मुख्तसर ये कि अपनी मसनूई ससुराल को देखकर मेरा दिल बाग बाग हो गया था। ये कोठी जिसमें राधा के वालिदैन रहते थे अच्छी खासी किला नुमा थी। 10-12 कमरों और कई बरामदों पर मुश्तमिल होने के अलावा लान, बागीचा और गेम कोर्ट वगैरह भी सभी कुछ था। हमें कोठी के एक हिस्से में 2 कमरे जो सबसे अलग थे दे दिए गए थे। दिन में हम अलग अलग रहते थे, मगर हमने सोने के लिए एक कमरा मुंतखब कर लिया था। लेकिन पहले ही रात मेरे सामने राधा की एक अजीबोगरीब शख्सियत उभर कर आई। सबको खुदा हाफिज और शब बखैर कहकर जब हम अपनी ख्वाबगाह में दाखिल हुए तो राधा ने कहा, बाबूजी, अब हमें अपना काम शुरू करना है, उसकी तफसील सुन लीजिए। मैंने दिलचस्पी का इजहार करते हुए कहा, ज़रूर, मैं खुद पूछने वाला था। यहाँ हमें कई आदमियों का खून करना है। निहायत इत्मीनान से राधा ने कहा। तुम्हें हैरत हो रही है, हालांकि ये बिल्कुल सच बात है। दरअसल प्रताप सिंह ठाकुर के रिश्तेदार सबके सब यहीं रहते हैं। उन्हें मौत के घाट उतारने के लिए मैंने एक जदीद तरीक़ेकार अपनाने का फैसला किया है। मॉडर्न लिबास में मलबूस राधा उस वक्त एंग्लो इंडियन लग रही थी। उसने ज़रा से तवक्कुफ के बाद कहा, हमारा शिकार एक आदमी हुआ करेगा। उस शख्स को फांस कर एक खास जगह लाना मेरा काम होगा। उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई होगी। उसके बाद मैं जो कुछ कहूँ आपको उस पर अमल करना है। इस तरह हम इन जालिमों का काम भी तमाम कर सकेंगे और कानून के संगीन हाथों से भी बच जाएंगे। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आया। मैंने कहा, बहरहाल मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो कहोगी वही करूँगा, लेकिन एक दरख्वास्त है कि मुझे जल्दी छुट्टी दे देना। मैं इसका वादा करती हूँ, तुम्हारा शरीर तुम्हारे कमरे में महफूज है। बस जैसे ही काम ख़त्म होगा तुम्हें मुक्त कर दिया जाएगा। अच्छा, तो फिर आज क्या करना है? मैंने तैयार होकर कहा। आज तो सिर्फ आराम करना है, राधा ने मुस्कुराकर कहा। हम दोनों ख्वाबगाह में चले गए। यहाँ पहले से 2 मसहरियों का इंतज़ाम किया गया था। हस्बे वादा मैंने राधा से किसी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। हम थोड़ी देर बातें करते रहे और फिर आहिस्ता आहिस्ता नींद की वादियों में गुम हो गए। दूसरे दिन राधा और उसकी बहनें मुझे कानपुर घुमाने लेकर गईं, मगर हम दोपहर तक लौट आए। खाने से फारिग होकर मैं आराम करने अपने कमरे में चला गया, मगर राधा मुझसे इजाज़त लेकर अपने शिकार की तलाश में निकल गई। तीसरे पहर हमने चाय अपने कमरे में पी। उसके बाद वो मुझे आज के शिकार की तफसील बताने लगी। आज मेरा शिकार प्रताप सिंह का पोता अनूप है। हालांकि ये बूढ़ा आदमी है और पोती पोतियों वाला, मगर मैंने अपने जज्बा इंतकाम को तस्कीन देने के लिए आज उसका इंतखाब किया है। लेकिन वो रात के वक्त तन्हा खेतों की तरफ कैसे आएगा? मैंने हैरत का मुजाहरा किया। राधा बेख्तियार मुस्कुरा दी और फिर बोली, मैंने उसकी फितरत का अंदाज़ा कर लिया है। उसे कीमिया बनाने का शौक़ है। बुढ़ापे में उसकी अकल मारी गई है। मैंने जब उससे कहा कि साधु महाराज हमेशा रात को मिला करते हैं, मैं ये कर सकती हूँ कि उन खेतों के करीब तक उन्हें ले आऊँ, फिर तुम खुद उनसे बात कर लेना। मगर वो एक वक्त में सिर्फ एक आदमी से बात करते हैं और अगर कोई पास खड़ा हो तो वो हरगिज़ मुँह नहीं खोलते। उनका स्थान एक जोहड़ के किनारे है। बूढ़ा ये सुनकर मेरी खुशामद करने लगा और रात को अकेले आने पर तैयार हो गया। उसने मुझे ये हिदायत कर दी है कि यह बात किसी को न बताऊं, क्योंकि उसके बेटे और पोते इन बातों से बहुत नाखुश होते हैं। इसका मतलब यह कि काम बस बना ही समझो।
मैंने मुस्कुराकर कहा और जवाबन राधा भी मुस्कुरा दी। निस्फ रात गुजर चुकी थी। मैं और राधा खेतों की तरफ रवाना हो गए। उस तरफ बिल्कुल सन्नाटा था। चांद छुप चुका था। सितारों की मध्यम रोशनी में रास्ता बमुश्किल नजर आ रहा था। मुझे खेतों के दरमियान एक पगडंडी पर तन्हा छोड़कर राधा कुछ देर के लिए एक तरफ चली गई। ये पगडंडी जोहड़ के किनारे पर थी। राधा का रुख दूसरी जानिब इमारतों की तरफ था। मैं 10-12 मिनट तक बेचैनी से उसका इंतजार करता रहा। मैं अपने काम के लिए बिल्कुल तैयार था। जेब में एक सियाह कपड़े की पट्टी मौजूद थी जिसको शिकार की आंखों पर बांधना था। चंद मिनट गुजरे थे कि मैंने एक साया पगडंडी पर आते हुए देखा। ये राधा थी। मैं जल्दी से करीब के खेत में चला गया और जब राधा के साथ चलता हुआ एक बूढ़ा आदमी मेरे करीब से गुजरने लगा तो मैंने बाहर निकलकर उसे पीछे से दबोच लिया। आन वाहिद में मेरी जेब में रखी हुई पट्टी उसकी आंखों पर बंध चुकी थी। हल्के फुल्के बूढ़े पर काबू पाना कोई मुश्किल काम नहीं था। राधा मेरे साथ थी। हम जोहड़ किनारे आकर खड़े हो गए। उस बूढ़े आदमी को बेबस खड़ा कर दिया गया। उसे हुक्म दिया गया कि बेहिसो हरकत खड़ा रहे। फिर राधा इस स्कीम के बकिया हिस्से पर अमल करने का इंतजाम करने लगी। उसने मुझे भी मुख्तसरन बता दिया था और मैं उसका तरीक़ेकार सुनकर दंग रह गया था। वाकई ये वही बात थी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। राधा के इशारे पर मैंने गर्म पानी की बोतल उठा ली और एक लंबे फल का चाकू निकाल लिया। राधा मुझे इशारा करके बूढ़े के पीछे चली गई। मैंने मंसूबे के मुताबिक चाकू का उल्टा कुंद हिस्सा उसके गले से लगाकर कहा, अब तू अपनी मौत के लिए तैयार हो जा लालची बूढ़े। तू क्या समझता है कि भगवान दुनिया भर की दौलत तुझे ही दे देगा? बूढ़ा खौफ से थरथर कांपने लगा। उसे अपनी मौत का यकीन हो गया था। उसकी सिट्टी गुम हो चुकी थी। एक लम्हे को मुझे उस पर तरस भी आया, मगर राधा की पुरस्रार शख्सियत ने मेरे जज्बा रहम को फौरन ही काफूर कर दिया। थोड़ी देर के बाद राधा ने चीनी के प्याले में उबलता हुआ पानी उंडेला। अब स्कीम का आखिरी हिस्सा शुरू हो रहा था। अचानक मेरी बदली हुई आवाज गूंजी, आखिरी वक्त में भगवान को याद कर ले बुड्ढे खोसट। ले अब तेरा समय आ पहुंचा। यह कहकर चाकू की उल्टी धार जरा ताकत से बूढ़े के गले पर फेरी गई तो उसी वक्त थोड़ा सा गर्म पानी राधा ने उसके सीने पर डाल दिया। बूढ़ा फरते खौफ से थरथराया और फिर धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ा। मैंने झुककर उसकी नब्जें टटोली, मगर वो तो जिंदगी की कैद से आज़ाद हो चुका था। हमने इत्मीनान करने के बाद उसका सामान जूं का तू रखा और निहायत होशियारी से बूढ़े की लाश उठाकर खेतों में फेंका। दूसरे दिन बूढ़े अनूप की लाश एक किसान ने खेत में देखी। फौरन ही उसके बेटों को इत्तला कर दी गई। आम ख्याल यह था कि रात के वक्त अनूप खेतों में आया होगा और किसी जानवर ने उसे हलाक कर दिया होगा, मगर उसके जिस्म पर कोई जख्म नहीं था। ये देखकर लोगों ने कहा, जरूर अनूप सिंह को किसी जहरीले नाग ने डस लिया है। बूढ़े की मौत का उसके खानदान पर कोई खास असर नहीं हुआ और फिर उसी दिन शाम को अनूप सिंह को फूंक दिया गया। तीसरी रात हमारा शिकार अनूप सिंह का बेटा स्वरूप सिंह था। ये 60 के पेटे में था, मगर बाजू अब भी मजबूत थे। उसे भी राधा न जाने किस बहाने से जौहर तक लाई थी। उसे दबोचने के लिए मुझे काफ़ी जोर आजमाई करनी पड़ी थी। मुझे हैरत इस बात की थी कि राधा का फार्मूला किस कदर कामयाब रहा था। वाकये की सुबह जब स्वरूप कुमार की लाश खेतों में पाई गई तो लोगों के कान खड़े हो गए। कुछ लोगों ने कहा, यह महज इत्तेफाकी हादसात नहीं हो सकते, ज़रूर इसमें कोई राज है। पुलिस को वाकये की इत्तला दी गई। कुछ फासले पर थाने वाक़या था। पुलिस दोपहर को आई। उस वक्त तक लाश उसी जगह पड़ी रही थी। किसी तरह अखबारी नुमाइंदों को भी इसकी इत्तला मिल गई थी और उसी दिन प्रेस को यह अजीबोगरीब खबर दे दी गई कि मुज़ाफ़ाती इलाके में एक ऐसी लाश पाई गई है जिसके जिस्म पर जख्म का कोई निशान नहीं है, सिर्फ सीने पर बटनों वाला हिस्सा भीगा हुआ है। पुलिस की इब्तिदाई कार्रवाई के बाद लाश पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दी गई। तीसरे दिन अखबारात में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट शाया हो गई, जिसमें कहा गया था कि मौत हरकत कल्ब बंद हो जाने की वजह से वाक़ई हुई है। रिपोर्ट की शात के बाद लोगों ने यही राय कायम की थी कि स्वरूप सिंह घर वालों से बदजन हो गया था और ज़्यादा गम करने की वजह से उसका हार्ट फेल हो गया। लेकिन तीसरे दिन बाद फिर एक लाश मंजर आम पर आई। ये स्वरूप सिंह का छोटा भाई दिलीप था। 50 साला दिलीप की लाश भी बिल्कुल ऐसी ही हालत में पाई गई थी। अभी उसकी इंक्वायरी ही हो रही थी कि उस खानदान का आखिरी बुजुर्ग 40 साला कुलदीप सिंह भी एक दिन खेतों में मुर्दा पाया गया। उसकी मौत भी हरकत कल्ब बंद हो जाने से वाक़ई हुई थी। एक ही खानदान में एक ही अंदाज में
4 अमवात हो चुकी थी, लेकिन अखबारात में 3 का तस्करा चल रहा था। अनूप की मौत पर्दाए राज में जा पड़ी थी। हुकूमत के जिम्मेदारान बौखला गए थे। अखबारात ने पुलिस और इंतजामिया पर काफ़ी कीचड़ उछाली थी। इसलिए मुतल्लिका थाने से बाकायदा एक गार्ड उस इलाके में तैनात कर दिया गया। पुलिस तैनात रही, मगर 1 हफ्ते बाद फिर उसी खानदान का एक नौजवान सुल्तान सिंह खेतों में मुर्दा पाया गया। सुल्तान सिंह स्वरूप सिंह का वाहिद बेटा था। उसकी मौत भी हरकत कल्ब बंद हो जाने की वजह से वाक़ई हुई थी। उसके जिस्म पर भी कोई जख्म का निशान नहीं था और उसका गिरेबान भी नम पाया गया था। 1 माह के अंदर एक खानदान के 12 अफराद इसी तरह मौत के घाट उतारे जा चुके थे। अब अनूप के खानदान में बेवा औरतें और कंवारी लड़कियां रह गई थीं। इस खानदान की कस्मा पुरसी पर पूरा मुल्क अफसोस कर रहा था। हुकूमत की तरफ से नाअहल पुलिस वाले हटा दिए गए थे और थानों में नया अमला तैनात कर दिया गया था। इसके अलावा तजर्बेकार जासूस भी मुकर्रर कर दिए गए थे। अवामी हलकों ने अनूप सिंह के खानदान के साथ निहायत हमदर्दी का मुजाहरा किया था। हजारों आदमी उन बेवाओं से मिलने के लिए गए थे। हैरत की बात यह थी कि इस खानदान को यह भी ना मालूम था कि उनका दुश्मन कौन है। अब तक जितने वाक़यात हुए थे वो सिर्फ इसी खानदान तक महदूद थे। इस इलाके में दूसरे लोग अब भी खैरियत से थे, लेकिन पूरे इलाके में खौफ व हिरास फैला हुआ था। अखबार वाले धड़ाधड़ इस खानदान की बेवाओं के इंटरव्यू छाप रहे थे। एक शाम जब हम चाय से फारिग होकर तन्हा बैठे थे तो मैंने राधा से कहा, हमारा मुआहिदा पूरा हो चुका है। तुम अपने दुश्मनों का सफाया करने में कामयाब हो गई। अब मेरे लिए क्या हुक्म है? मैं आपकी बेहद एहसानमंद हूँ। जो आप हुक्म देंगे मेरे लिए उसमें कोई उज़र या तामुल ना होगा, राधा ने खुलूस के साथ कहा। दूसरे दिन हम फिर बाई ट्रेन रामपुर रवाना हो गए। राधा का शौहर अपनी दुल्हन को घर ले जा रहा था। हमारे साथ वो पुरस्कार संदूक भी मौजूद था। सफ़र की रात निहायत खुशगवार थी। हम फर्स्ट क्लास में सफ़र कर रहे थे, इसलिए बोगी में हमारे अलावा कोई दूसरा मुसाफिर नहीं था। आज राधा बेहतरीन लिबास पहने हुए थी। जदीद तर्ज में कटे हुए बाल और खूबसूरत उभरे हुए सीने को नीमुरियाँ करने वाला स्कर्ट पहने हुए वो जापानी गुड़िया मालूम हो रही थी। उस वक्त 11 बज रहे थे और मुझे नींद आ रही थी। यही हाल राधा का था। अचानक मैंने राधा से एक बेतुका सा सवाल कर दिया, क्या हम दोबारा कभी न मिल सकेंगे? उसने शफीक नज़रों से मेरी तरफ देखा, फिर आहिस्ता से बोली, मेरा काम ख़त्म हो चुका है। अब मैं अपने राजकुमार के पास हमेशा के लिए जा रही हूँ, मगर यह सच है कि मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगी, सिर्फ याद रखूंगी। मैं उठकर उसके पास बैठ गया। राधा उसी तरह बैठी रही। आज वो जज्बात से बिल्कुल आरी नजर आ रही थी। खुश्क बातों से तंग आकर मैंने सोने का इरादा जाहिर किया। एक बार फिर राधा ने वही पुरस्कार सिगरेट का डब्बा निकालकर एक सिगरेट मुझे पेश किया। राधा के मायने खेज इसरार पर मुझे फिर वही सिगरेट पीनी पड़ी और सिगरेट पीते ही मैं होश से बेगाना हो गया। लेकिन मैं सब कुछ देख रहा था। एक बार फिर राधा ने मुझे उसी बक्स में लाश के करीब लिटा दिया। संदूक का दरवाज़ा बंद करके ताला लगा दिया। ना मालूम मैं कब तक उसमें पड़ा रहा। संदूक फिर से खोला गया और मुझे लाश की तरह निकालकर बर्थ पर टेक लगाकर बिठा दिया गया। इस बार फिर राधा ने मेरे मुंह में सिगरेट दबा दी और माचिस जलाकर सिगरेट सुलगा दी। 3 कश लेकर मैं बेहोश हो चुका था। दोबारा आँख खुली तो सुबह हो चुकी थी और कंपार्टमेंट में मेरे सिवा कोई दूसरा ना था। राधा और उसका सामान ना जाने कहाँ गायब था। हाँ, मेरी अटैची मगर मौजूद थी और जब मैंने घर पहुंचकर अटैची खोली तो ये देखकर हैरान रह गया कि पूरी अटैची करेंसी नोटों से भरी पड़ी थी। ऊपर ही एक पर्चा रखा हुआ था। खत हिंदी में तहरीर किया हुआ था, जो कुछ इस तरह था, श्रीमान जी, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। अपने वादे के मुताबिक ये हकीर सा नजराना है। आशा है कि आप इसे स्वीकार कर लेंगे। मैं आपको हमेशा याद रखूंगी। फ़कत आपकी दोस्त राधा। मैंने जब सईदा को यह वाक़या सुनाया तो उसने सच मानने से इनकार कर दिया, मगर इस बात पर वो भी उलझ कर रह गई थी कि अगर ये सब कुछ गलत था तो मेरी अटैची को नोटों से किसने भर दिया था, मुझे पर्चा किसने लिखा था और मैं पूरे 1 माह कहाँ गायब रहा था, जबकि कानपुर वालों ने पहले ही सईदा को मुत्तला कर दिया था कि तुम्हारा शोहर यहाँ नहीं पहुँचा। ये वाक़यात इतने पुरस्कार थे कि ना किसी से कहते बनती थी और ना हजम होते थे। तजस्सुस जब अपनी इंतहा को पहुंचा तो मैंने इन वाक़यात की असलियत जानने का अज़म कर लिया। सबसे पहले मैंने गुज़िश्ता माह के अखबारात इकट्ठे किए।
और मैं ये देखकर हैरान रह गया कि तमाम वाक़यात और इंटरव्यू अखबारात में मौजूद थे। फिर एक दिन मैं और सईदा कानपुर रवाना हो गए। इस बार सईदा ने मुझे तन्हा जाने की इजाज़त नहीं दी थी। इसके अलावा हमने ये सफ़र ट्रेन से किया था। मैं अपने खालाजाद भाई के घर पहुंचा तो उसने जाते ही शिकायत की। उसकी शिकायत बेजा न थी, मगर मैंने दूल्हा दुल्हन से माजरत कर ली और शादी का एक खूबसूरत तोहफा उनकी नज़र कर दिया। इस तरह मेरी गुलू खुलासी हो गई। सईदा मेरे साथ शहर के मुज़ाफ़ाती इलाके में, जहां अखबारात की निशानदेही के मुताबिक वो पुरस्रार अमवात हुई थी, जाने पर बज़िद थी। मगर ये बात मैंने नहीं मानी और दिन में तन्हा उस इलाके में पहुंच गया। सब कुछ वही था, वही रास्ते, वही कोठियाँ, वही एक तरफ बने हुए छोटे मकानात का सिलसिला और उनके सामने खेतों का तवील हिस्सा। उन्हीं खेतों के करीब एक जोहड़ वाक़ था। मैंने उस इलाके के एक बूढ़े से मुलाकात की और फिर मेरे ख्याल की तस्दीक हो गई। राधा की कोठी इसी जगह मौजूद थी। मैंने उस कोठी में एक माह गुजारा था और जब मैंने उस कोठी पर जाकर मुलाजिम को पुकारा तो बूढ़े ड्राइवर ने मुझे अजनबी निगाहों से देखकर कहा, बाबूजी किससे मिलना है? राधा देवी रहती हैं यहाँ, उनकी बहन शीला देवी। राधा बेटी रहा करती थी, मगर अब उनकी शादी को 1.5 माह से ऊपर हो गया है। वो तो कल लंदन चली गई अपने दूल्हा के साथ। मैंने बमुश्किल तमाम बूढ़े को इस बात पर राजी किया कि वो शीला से मिला दे। हमारी ये मुलाकात उसी कमरे में हुई जहां मैं 1 माह तक चैन की बंसी बजा चुका था। ये वही शीला थी। मैंने उसे खूब पहचान लिया था, मगर वो मुझे बिल्कुल अजनबी समझ रही थी। मैंने शीला को राधा का क्लास फेलो कहकर तारुफ कराया था, इसलिए वह मुलाकात पर आमादा हो गई। बातों के दौरान शीला ने कहा, दीदी 8 साल से लंदन में थी। तालीम मुकम्मल करके उन्होंने वहीं एक हिंदुस्तानी गौतम बाबू से शादी कर ली और अभी 1 माह तक दूल्हा के साथ यहाँ 1 माह रहकर गई हैं। उन्होंने दरसी तालीम के अलावा पामिस्ट्री और मिसमिज़म वगैरह भी बाकायदा सीखी है। दीदी ने बताया था कि उन्हें इस इल्म को हासिल करने में पूरे 3 साल लगे थे। अब वो कुछ अरसे से हिप्नोटाइज के कमालात सीख रही हैं। ये उनकी हॉबी है। वैसे हमारे दूल्हा भाई बहुत बड़े आदमी हैं, लंदन में उनका बहुत बड़ा बिजनेस है। दीदी ने तो अपने शौक की वजह से ये उलूम सीखे हैं। आखिर में उसने कहा, ताज्जुब है कि मैंने कभी आपको दीदी के साथ नहीं देखा। 8 साल पहले उन्होंने कानपुर डीए कॉलेज से बीए किया था। इसके बाद वो लंदन चली गई। तुम मुझे नहीं जानती हो शीला देवी, लेकिन मैं तुमसे और राधा और तुम्हारे सारे ख़ानदान से वाकिफ़ हूँ। मैं राधा का पुराना दोस्त हूँ। शीला के चेहरे पर अपनायत भरी हैरत छोड़कर मैं चला आया। वो दरवाजे तक मुझे रुकने को कहने आई, मगर अब मेरे जहन की तमाम गुत्थियाँ सुलझ चुकी थीं। दरअसल साल पहले यहाँ 2 ख़ानदानों में पुरानी रंजिश थी और राधा ने उसी जज्बे को तस्कीन देने के लिए अपने उलूम से काम लिया था और मैं उसकी इस शोबदाबाजी से उसका दस्ते रास्त बन गया था। दोस्तों, यहाँ कहानी अपने इख्तिताम को पहुंची। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।